नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि दिल्ली समेत पूरे भारत में कोरोना संकट को बढ़ाने वाले तबलीगी जमात पर कार्रवाई लगातार जारी है और अब दिल्ली पुलिस ने जमात के अमीर मौलाना मोहम्मद साद समेत कई लोगों पर गैर इरादतन हत्या का भी केस दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 1900 जमातियों को लुकआउट नोटिस भी जारी किया। तो वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से मौलाना साद समेत 17 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए भी नोटिस जारी किया गया। हालांकि इनमें से 11 लोग खुद को क्वारंटाइन बताकर पुलिस के सामने आने से बच रहे हैं। तो वहीं मौलाना साद ने भी खुद को क्वारंटीन बताया है। माना जा रहा है कि उसका आइसोलेशन का समय अब खत्म हो चुका है और पुलिस कभी भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी ओर देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें संक्रमितों की संख्या में सबसे ज्यादा तबलीगी जमात के लोग हैं, जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन कर दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे। और वहीं अगर तबलीगी मरकज जमात का मुखिया मौलाना साद के बारे में बताया जाए तो मौलाना साद बेहद जिद्दी बताया जाता है और उसी की जिद ने आज भारत के 20 से भी अधिक राज्य के करोड़ों लोगों को गहरे संकट में डाल दिया है। दरअसल दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण की खबर मिलते ही मौलाना साद के करीबियों के साथ बुजुर्ग और अनुभवी मौलवियों ने मार्च महीने में होने वाले तबलीगी मरकज जमात को स्थगित करने की सलाह दी थी, लेकिन मौलाना साद ने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी और इसके बाद मार्च में हजारों की संख्या में हजरत निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरकज में कई हजार जमाती शामिल हुए और फिर यहां से निकलकर देश के विभिन्न राज्यों में गए और इस दौरान कई जमाती कोरोना वायरस की चपेट में भी थे। और अब स्थिति यहां पर पहुंच गई है कि इनकी इस करतूत ने देश भर के लोगों को एक नई मुसीबत में डाल दिया है और रोजाना लगभग हर राज्य से, हर शहर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें भी मैक्सिमम परसेंटेज तबलीगी जमात के लोगों का ही है। आपको बता दें कि मौलाना साद पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। तबलीगी मरकज जमात का मुखिया है मौलाना साद, खुद को बता रहा है कि मैं क्वारंटाइन में हूं, लेकिन अब उनके आइसोलेशन की अवधि भी समाप्त होने वाली है और मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है और साथ ही साथ इसमें शामिल हुए करीब 1900 विदेशियों को लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 1900 जमातियों को आपको बता दें कि लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद समेत कई जमातियों को पूर्व में भी नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को लगभग कई लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन में होना बताया, लेकिन अब उनमें से कई लोगों का आइसोलेशन पीरियड समाप्त होने वाला है और मौलाना साद कभी भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। आपको बता दें कि जब पहला लॉकडाउन जारी किया गया था और हर एक देशवासी अपने घर में रहकर इस लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा के अंदर ही था, उस समय लगभग ऐसा लग रहा था कि हमने कोरोना पर विजय पा ली और बहुत जल्दी जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद सबकी जिंदगी एक सामान्य तरीके से वापस से शुरू हो जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज से बहुतायत में तबलीगी जमात को फॉलो करने वाले लोग निकले या फिर उन्हें तलाशा गया और उन्हें वहां से निकाला गया और उनमें से अधिकतर लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि पकड़े जाने से पहले इनमें से कई लोग अलग अलग राज्यों में फैल चुके थे और वहां पर से अभी तक लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वह इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़ चुके। शेखर जी, जिस प्रकार से तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर अब गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और अब उसके आइसोलेशन की अवधि भी लगभग समाप्त होने वाली है, किसी भी वक्त वो पुलिस के शिकंजे में आ सकता है, लेकिन क्वारंटाइन में जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं क्वारंटाइन में हूं और मैं पुलिस के हर नोटिस का मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन सवाल यही है कि अगर आप पुलिस के हर नोटिस का जवाब दे रहे हैं तो क्यों नहीं बता रहे कि आप कहां पर है। खैर, आज नहीं तो कल पकड़ में आ ही जाएगा, लेकिन क्वारंटाइन में जाने से पहले एक ऐसा मुसीबत वाला काम वो कर गया कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे शेखर जी आप?
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की जिम्मेदारी किसी भी संगठन के मुखिया को दिखानी चाहिए थी, उस तरीके की स्थिति यहाँ तबलीगी जमात के मरकज में देखने को नहीं मिली। 2-2.5 हजार आदमी जिस तरीके से वहां से पकड़ा गया, जी। जिस तरीके से उसको अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया और देश भर में जिस तरीके से उनका फैलाव हुआ, ये सारी चीजें बताने के लिए काफी हैं कि जो जिम्मेदार लोग थे उस मरकज के, उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। इसके बाद जो मरकज के लोग अलग अलग जगहों पर गए, उन्होंने जिस तरीके की हरकतें की, उससे ये शक और गहराता है कि कहीं ये किसी तरीके की साजिश तो नहीं थी। जिस तरीके से अब तक मौलाना साद सामने नहीं आया है, ये बात कही जा रही है कि वो दिल्ली में ही किसी इलाके में है। इंटेलिजेंस का कहना है कि उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। ऐसी अलग अलग तरीके की बातें हैं, किसी की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर मौलाना साद अपने संदेश या अपने जवाब पुलिस तक पहुंचा रहा है, लोगों के बीच संदेश पहुंचा रहा है, तो उसको एजेंसी से बात करने में दिक्कत क्या है, उसको अपनी लोकेशन देने में दिक्कत क्या है। तो ये सारी कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के इस बात का संदेह गहराता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको तबलीगी जमात से जुड़े लोग छिपाना चाहते हैं। आप देखिए कि जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो उनकी दूसरी और तीसरी मंजिल थी, वहां पर कई कंप्यूटर सिस्टम भी लगे हुए थे। करीब 6 सिस्टम ऐसे थे जिस पर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था। जब पुलिस वहां पर पहुंची है, जब उस पूरे परिसर की तलाशी ली गई है, तो ये पता चला कि वो सारे सिस्टम वो वहां से हटा दिए गए थे। वो सिस्टम कहाँ गए, वो लैपटॉप कहाँ गए, वो हार्ड डिस्क कहाँ गई, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये बताने के लिए काफी, अब इतना बड़ा मरकज चला, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, कोई डेटा नहीं होगा ये तो माना नहीं जा सकता। उसके अलावा दिल्ली में जिस तरीके से पुलिस ने जब छानबीन शुरू की, जो कुछ उनको रिकॉर्ड मिले, डेटा मिला, उसमें उन्होंने लोगों को फोन करना शुरू किया। तो आपको जान करके उमंग हैरानी होगी और हमारे दर्शकों को भी ये हैरानी होगी कि बहुत सारे नंबर ऐसे थे जो आदिवासियों के नाम पर या बिहार, झारखंड, बिलासपुर, ये जो आदिवासी इलाके हैं जी, उनके नाम पर उनके कार्ड का इस्तेमाल करते हुए फर्जी तरीके से लिए गए थे। ज्यादातर नाम हिंदुओं के थे उसमें, और कई फोन तो ऐसे थे जो उठ ही नहीं रहे थे। तो ये भी अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है कि जिन लोगों के नाम नंबर दिए गए और जब उनका वेरिफिकेशन किया गया, उनको ट्रैक किया गया, तो फिर उनके नाम नंबर वो नहीं निकले, जब वो फोन ही नहीं उठे जिनके नाम पर ये सारी डिटेल्स दी गई थी। इसके साथ साथ जो और बड़ी चीज है वो ये है कि हमारे देश की टेलीकॉम कंपनियां, आधार का वेरिफिकेशन होता है, अंगूठा लगाना पड़ता है, उंगली लगानी पड़ती है, सारी चीजें आपको सिम कार्ड खरीदते समय करनी पड़ती हैं। फिर जमात के लोगों ने आखिर कहाँ से सिम कार्ड खरीदे, कौन से लोग थे, किन कंपनियों ने, जिन कंपनियों के सिम थे वो कैसे इशू हुए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, मौलाना साद से जुड़े हुए हैं, जिसके सामने आने के बाद ही उनका जवाब मिलेगा। बिल्कुल शेखर जी, आपने सही कहा कि जब ये सामने आएंगे और इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी और जो डेटा अभी तक पुलिस के पास है उस हिसाब से जब पूछताछ की जाएगी, तो कई और भी ऐसे अनसुलझे जवाब हैं जो शायद इनके पकड़े जाने के बाद ही मिल सकेंगे। खैर, हमारे साथ में डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, मनीष श्रीवास्तव प्रमुख संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, आपके पास आऊंगा, लेकिन चंद्रसेन जी सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा। और जिस प्रकार से अभी शेखर जी ने भी बताया कि कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो इनके पकड़े जाने के बाद ही खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इस मौलाना साद ने बयान जारी किया था तबलीगी जमात के लोगों को और ये कोरोना को लेकर कि हमें ऊपर वाला हमें सही कर देगा, हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी इलाज की। लेकिन जब इन्हें लगा कि ये सब तरफ से फंस चुके हैं, उसके बाद ये दूसरा बयान जारी करते हैं कि मैं खुद भी क्वारंटाइन में हूं, और अपने लोगों को भी इन्होंने कहा कि आप पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करें। और क्या सहयोग का नज़ारा दिखाया इन्होंने, अस्पताल में नर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इधर उधर थूक रहे हैं और अपशिष्ट पदार्थ इधर उधर फेंक रहे हैं। और अभी भी कई ऐसे लोग हैं इस जमात से जुड़े हुए जो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। तो क्या इस तरीके का सहयोग कर रहे हैं ये प्रशासन के साथ? जी उमंग, जब तबलीगी जमात का मरकज, जब कोरोना करेक्शन सामने आया जी, तो पुलिस ने मौलाना साद समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज किया जी। महामारी एक्ट आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई और जांच के बाद पुलिस ने इस मुकदमे में 304 यानी गैर इरादतन हत्या भी जोड़ दी।
जी। तो ये देखिए, शुरुआती दौर से, जैसे शेखर जी भी कह रहे थे, शुरुआती दौर से ये संशय का विषय रहे। इन्होंने जब 13 से 15 मार्च तक लोगों को इकट्ठा किया वहां पर, जब पूरे विश्व में ये फैल चुका था, ये कोरोना एक महामारी के रूप में फैल चुकी है और ये सोशल डिस्टेंसिंग से ही दूर हो सकती है, उसके बीच में इन लोगों ने इस तरह का धार्मिक जो जलसे होते हैं उस तरीके का आयोजन किया। खैर, उन्होंने ये भी बात में कहा कि साहब ये गलतफहमी में हो गया, लेकिन वहां से जब इनको निकाला गया, इलाज के लिए ले जा रहे थे, तो इन्होंने बस की खिड़कियों से बाहर थूकना शुरू कर दिया। वहां पर कई तरह के रिपोर्टर थे या कई तरह के पुलिस वाले थे, उनके ऊपर थूकना शुरू किया। जो कोरोना फाइटर थे, कोरोना से लगातार लड़ रहे हैं, अपने घर परिवार नहीं जा रहे हैं, उनके ऊपर थूकना शुरू किया। उसके बाद जब इनको वहां पर क्वारंटाइन किया गया, उनको इलाज के लिए किया गया, तो इन्होंने साहब वहां पर जो है बड़े की बिरयानी मांगी और उस तरह के एक विशेष तरह के खाने की मांग करी। तो ये इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अस्पताल में कि ये दावते वलीमा में है। इनको ये फर्क नहीं महसूस हो रहा था कि जो वहां का अस्पताल का एक मेनू है वही दिया जाएगा। वहां पर भी इनका मन जब नहीं भरता है, तब ये वहां की जो नर्स है, जो स्टाफ है, जो अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर दिन रात अपने जान का रिस्क लेकर इनकी सेवा में, इनकी दवाई के लिए लगी, तो वहां पर इन्होंने साफ कपड़े उतारने शुरू कर दिए। और पूरे देश से खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, ये एम्बुलेंस पे पत्थर चला रहे हैं। आज भी मुरादाबाद की घटना आपके सामने है, जिस तरीके से इन्होंने हमला किया है, जिस तरीके से इन्होंने पत्थरबाजी करी है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जहां तक उमंग हमें मालूम है कि तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह की बातों का प्रचार प्रसार करना, और जमात का मतलब होता है समूह, यानी अल्लाह की बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो समूह में, और मरकज का मतलब होता है कि जहां पर उनकी मीटिंग बैठक होती उस जगह को। तो अल्लाह की बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो समूह इकट्ठा हुआ है, उसको क्या मैसेज और क्या शिक्षा दी जा रही है? उनको ये शिक्षा दी जा रही है कि जो अपनी जान जोखिम में डाल करके जो अस्पतालों में दिन रात आपकी सेवा कर रहे हैं, उनके सामने आप अपने कपड़े उतारेंगे? उन महिलाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो अपने कि जिनके इलाज के लिए वो दिन रात एक कर रही हैं, उस इन्फेक्शन से कितने ये उमंग, ये देखिए कितने डॉक्टर इन्फेक्टेड हुए हैं, कितने डॉक्टरों की जान चली गई है। ये सब कुछ जानने के बाद भी आपके लिए है। और आप हमेशा ये देखिए, जो कोई इंसान होता है कभी भी इलाज के लिए घबराता नहीं, उसको घसीट के नहीं ले जाया जाता। जो जानवर होते हैं उनको कभी भी आप ले जाइए इलाज के लिए तो इसी तरीके का विद्रोह करते हैं, वो भागते हैं और उस आदमी को मारने की कोशिश करते हैं, उस मालिक को, कि जो उनको डॉक्टर के पास ले जाता है। ये कौम ऐसी ही है जिसने शर्मसार किया है। आने वाली नस्लें इस बात के गवाह होंगे कि इन लोगों ने जो ये हरकत करी है, ये पूरा विश्व देख रहा है कि इन लोगों ने किस तरह की हरकत करी, मानवता को किस तरह से शर्मसार किया है। ये देखने वाली बात है कि ये आने अपने नस्लों को क्या जवाब देंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने बहुत सही बात बोली है कि आने वाली नस्लें इनको इस तरीके से ही याद करेगी कि इन्होंने एक जब महामारी का एक काल जो आया था, एक बुरा काल आया था जिसे हर कोई भूलना चाहेगा, उस काल में इन्होंने उस महामारी को और बढ़ाने का काम करा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष आपके पास आना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी ही कौम के लोग हैं वो तक इनको कह रहे थे कि आप इस मरकज के कार्यक्रम को आप स्थगित कर दें, अभी इस समय देश में कोरोना से निपटने के लिए सरकार का सहयोग हमें करना है। लेकिन अपनी जिद के कारण इन्होंने पूरे देश को और लगभग हर एक आदमी को जो इस कोरोना के चलते लॉकडाउन का पालन कर रहा था, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए, राज्य के लिए और फिर देश के लिए, हर उस आदमी की उम्मीद को एक झटका इन्होंने दिया। क्या कहेंगे मनीष? ये बात 100% सही है कि मौलाना साद और तबलीगी जमात के लोगों की वजह से देश कोरोना की तीसरी अवस्था में प्रवेश करने वाला है। लेकिन जिस कोरोना की आग मौलाना साद ने भारत में लगाई है, वही आग अब उसकी ससुराल तक भी पहुंच गई है। सहारनपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जो मौलाना साद के बेहद करीबी रिश्तेदार हैं, और इसमें एक मौलाना है और उनके बेटे हैं, और ये दोनों ही उनकी ससुराल से ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की एक आग मौलाना साद ने लगाई और अपने मरकज में
हजारों लोगों को एकत्रित किया और इसी तबलीगी जमात की वजह से पाकिस्तान में भी ये संक्रमण फैला था, तो वो आग अब मौलाना साहब के खुद के घर में लग चुकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल अगर किसी पे खड़ा हो रहा है उमंग, तो वो उन एजेंसीज पे खड़ा हो रहा है जो अब तक मौलाना साहब को ढूंढ ही नहीं पाई है। मौलाना साहब को ढूंढना तो दूर, निजामुद्दीन मरकज में जो इतना बड़ा तबलीगी जमात का सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन हुआ था, उसके जिम्मेदार वो कौन अफसर थे जिनकी वजह से इतनी भीड़ देश में इकट्ठा हुई, उस एक भी अफसर पर अब तक कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा है। अभी तक निजामुद्दीन के एसएचओ के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जो मौलाना साद हैं, इनका जो करोड़ों का फार्म हाउस है, इसकी जांच अभी तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने क्यों नहीं शुरू की है। आखिर ये पैसा धार्मिक लोगों के पास कहां से आया, और ये कहा जा रहा है कि हवाला से जो धन कमाया है मौलाना साद और उनके परिजनों ने, इस पैसे से, इस काली कमाई से एक बड़ा काला साम्राज्य सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी खड़ा किया गया है। तो ऐसे में जो एजेंसीज ब्लैक मनी की जांच करती हैं, उनको अभी तक सरकार ने एक्टिव क्यों नहीं किया है। निजामुद्दीन मरकज से लोगों को बाहर निकालने के लिए, मौलाना साद को मनाने के लिए खुद देश के एनएसए अजीत डोभाल वहां पर गए थे रात के 2 बजे, तकरीबन 28-29 तारीख की रात में। तब जाकर के निजामुद्दीन से लोगों को निकालने पर तैयार हुए थे मौलाना साद। ऐसे में जब सरकार के स्तर पे इतने बड़ा अफसर वहां पर जा रहा है, तो क्या केंद्रीय एजेंसीज को अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि मौलाना साद आखिर है कहां पर। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि इसमें सरकार का भी एक बड़ा फेल्योर है उमंग। बिल्कुल मनीष जी, सरकार का फेलियर तो है ही, और साथ ही साथ अब हम कह सकते हैं केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का भी फेलियर है, क्योंकि कहा गया था, और ये बात दिल्ली पुलिस ने भी कबूली है, दिल्ली सरकार ने भी कबूली है कि लापरवाही हमसे हुई है और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई कब होगी वो किसी को नहीं पता। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से मौलाना साद और तबलीगी जमात के कारण हम अभी तक कोरोना महामारी का दंश झेल रहे हैं, और दंश भी ऐसा है जो लगातार घाव करता जा रहा है, और ऐसे घावों के बीच में एक और नए तरह का घाव लगातार आ रहा है। जैसे कि दिल्ली में आनंद विहार स्टेशन का नजारा सबको पता है, मुंबई के बांद्रा में जो कुछ हुआ कल वो सबको पता है, और आज उसी तरह की घटना दिल्ली में एक बार फिर हुई है। और ये सब किस वजह से हो रही है? सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह, सोशल मीडिया का दुरुपयोग। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं तबलीगी जमात के मौलाना साद द्वारा जो कृत्य किए गए हैं, उसी तरह का लगभग वही कृत्य करते जा रहे हैं, लगातार ऐसे मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, जिस वजह से भीड़ इकट्ठा हो रही है। क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने तरह तरह की भ्रामक वो अफवाहें फैलाई हैं, जिसका कारण है आज की दिल्ली में यमुना नदी के किनारे हजारों की संख्या में दिहाड़ी मजदूर जमा हो गए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और जानकारी ये आ रही थी कि दिल्ली में अलग अलग शेल्टर होम में जाने की कोशिश की जा रही है। पूरी कोशिश है कि इनको शेल्टर होम ले जाए, और ये सारे प्रवासी मजदूर अपने राज्यों से जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसी तरह की घटना पहले भी हुई थी। वह याद करिए कि जब एक ट्वीट होता है अरविंद केजरीवाल की ओर से, और पूरा समूह उमड़ पड़ता है बिहार और उत्तर प्रदेश पर जाने के लिए। हालांकि उस समय दोनों राज्यों के बीच में तकरार भी इस बात को लेकर हुई कि अचानक इस तरह के ट्वीट से जो पैनिक स्थिति इकट्ठा हुई, जो लाखों मजदूर आ गए थे, वो सड़कों पे आ गए थे और पूरे सड़कों पे वो दिखाई दे रहे थे। इसी तरह की घटना बांद्रा में भी हुई। एक निजी चैनल के एक रिपोर्टर ने एक भ्रामक वीडियो फेंका उस पर सोशल मीडिया पे, और तो सुनने के बाद इतनी भारी संख्या में लोग जमा हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। लोग भूल गए कि कोरोना किस तरीके से हावी हो रहा है, लोग भूल गए कि इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, लोग भूल गए कि ये ऐसा जानलेवा है कि जो आपसे होते हुए आपके परिवार, आपके समाज और आपके देश की ओर जा रहा है। तो ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करी गई। जिस निजी चैनल के संवाददाता ने इस तरह की हरकत करी है उसके खिलाफ हुई है, लेकिन हमें अभी देखना होगा, उस तरह से और नियंत्रण करना होगा कि स्थिति और ज्यादा पैनिक ना होनी पाए। क्योंकि जो प्रवासी हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हर हाथ में मोबाइल है, वो छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी सूचनाओं को किस तरीके से लेते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं। एक तो उनकी स्थिति ये है कि वो घर से दूर है, दूसरी स्थिति यह है कि खाने के लिए जो भी पैसा था लॉकडाउन के दौरान खत्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में वो सड़क पे आ जाते हैं, और ये कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में
बहुत ज्यादा चीजें प्रभावी होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लॉकडाउन का मतलब खत्म हो जाएगा। जो लोग घरों में आज बैठे हैं, जो घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनकी समस्या 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। कई लोगों पे चंद्रसेन जी, कई लोगों की नौकरियों तक पे बात आ चुकी है, कई लोग बेरोजगार होने तक की नौबत आ गई है, उसके बाद भी वो घर में बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि चलिए जो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं दैनिक जीवनचर्या की उससे हम निपट लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इस कोरोना रूपी महादैत्य से निपटने के लिए इसीलिए वो घर में बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सभी प्रयासों को विफल साबित करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसा देखिए प्रधानमंत्री ने अपने कल के भाषण में ये कहा था, एक संदेश में भी ये कहा था कि जो उद्योगपति हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो जरूर अपने लोगों का ध्यान रखें। ये संकट का समय है और उनकी तनख्वाहें समय पे दें, उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। और सबसे पहली बात उन्होंने आते इसमें जब संदेश कहा, सबसे पहले कहा कि देशवासियों की जान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जान है तो जहान है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम सब चीजों से निपट सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो अपने देश के लोगों की जान है। अगर वही सलामत नहीं रही तो अन्य स्थितियों का क्या करेंगे। ये आर्थिक जो संकट है, ये आने वाले समय में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि आर्थिक समस्या सबके पास आएगी। लेकिन सबसे पहले कि सतर्कता बरतें, अपनी लक्ष्मण रेखा को पहचाने, लॉकडाउन में रहें, तभी इस बीमारी पर नियंत्रण पाएंगे और उसके बाद जो दूसरी समस्या है उसका सामना मिलकर करेंगे। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉकडाउन की जो लक्ष्मण रेखा है उसके दूसरी तरफ बिल्कुल जाना ही नहीं है, तभी हम इस महादैत्य कोरोना रूपी महादैत्य से हम निपट पाएंगे। शेखर जी, बहुत ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्या उन गैर जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी और कब ये मौलाना साद शिकंजे में आ पाएगा? देखिए, मौलाना साद कब शिकंजे में आएगा ये बात तो उन एजेंसीज और सरकार के स्तर पर तय होनी है कि वो कितनी तेजी से अपनी अचूक मारक क्षमता का परिचय देती हैं और ये बताती हैं कि इस देश में किस तरीके से कानून का राज है। ये एक बात जी। दूसरी चीज, जिस तरीके से मौलाना साद ने हरकत की है, जिस तरीके से तबलीगी जमात का पूरा सिस्टम चलता है, उसको क्रैक किया जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सरकार के सामने। जिस तरीके की स्थितियां इन्होंने पैदा की हैं, जिस तरीके की स्थितियां अभी पैदा हो रही हैं जी, वो अपने आप में काफी चिंताजनक है। अगर सीधे सरल शब्दों में किसी आम आदमी को ये पता लगाना हो कि कौन तबलीगी जमात का व्यक्ति है या जमात से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वो सीधे सीधे किसी शख्स को, जैसा कहा जाता है कि कपड़ों से पहचान सकता है, वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज है जिसको देख करके आप समझ सकते हैं। लंबा कुर्ता, ऊंचा पैजामा और उसके अलावा लंबी दाढ़ी, कई बार दाढ़ी नहीं भी है, लेकिन ये हुलिया उनका है जिसको आप बेसिक पैरामीटर मान सकते हैं कि इस आधार पर आप ये मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं जमात से जुड़ा हुआ है। इस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा के साथ ये आगे बढ़ते हैं, वो अपने आप में काफी घातक है। आज जिस तरीके से ये कोरोना का वायरस फैलने के बाद इनको सैनिटाइज करने या क्वारंटाइन करने की जो बात हो रही है, वो चीजें ऐसी हैं जिसमें लगातार ध्यान देने की जरूरत है सरकार को भी। और इस बात को भी हमें याद रखना होगा कि जब सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें फ्लैश होना शुरू हुई, उसके बाद कई मौलाना ऐसे थे जिन्होंने अपने बयानों को बदला है। सरकार की तरफ से उनसे गुजारिश की गई है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हम किसी तरीके से इस समय इस चीज से आगे बढ़ जाएं, हम इस स्थिति को संभाल ले जाएं, और अगर नहीं संभाल पाएंगे तो उसकी स्थिति भयावह होगी। बिल्कुल शेखर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सब सरकारें और सब जितने भी धर्म गुरु हैं वो सब एक आवाज में इस समय अपनी तमाम जो भी चीजें वो सब भुलाकर सिर्फ और सिर्फ इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और वो लगातार अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म के लोगों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि सबसे पहले देश है और आपकी जान है, क्योंकि जान है तो जहान है। इसीलिए इस कोरोना रूपी महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन रूपी लक्ष्मण रेखा का भी ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह होगी कि मौलाना साद पर जो शिकंजा कस चुका है, कब वो इस शिकंजे में आता है और आगे जो भी उनसे पूछताछ होगी उस पूछताछ में यह निकल कर आएगा कि असल में ये साजिश क्या कर रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी ने बताया कि तबलीगी जमात के उस मरकज से, निजामुद्दीन के उस मरकज से कई ऐसी चीजें हैं जो गायब हो गई हैं,
ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बना रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। कोरोना